जो हमारा टॉपिक है वो है जॉब ओरिएंटेड कोर्स हमें क्यों करना चाहिए। हम तो ऑलरेडी बीकॉम एमकॉम कर चुके हैं। तो बाबू ये आप लोग जो बीकॉम और या एमकॉम किए हैं या एमकॉम किए हैं, ये आपको डिग्री देने वाली पढ़ाई थी, न कि स्किल देने वाली पढ़ाई। जॉब ओरिएंटेड कोर्स के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझेंगे जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कैसे किया जाता है। जहाँ पे हम लोग जो हमारा सिलेबस इसके अंदर जो टॉपिक कवर होने वाला है, पहला टॉपिक हम लोग इसके अंदर डिस्कशन करेंगे बेसिक टू एडवांस अकाउंटिंग। बेसिक टू एडवांस अकाउंटिंग के अंदर हम लोग जीरो लेवल से और हाई लेवल तक का अकाउंटिंग सीखेंगे, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग हो या पार्टनरशिप का अकाउंटिंग हो या कंपनीज का अकाउंटिंग हो या एनपीओ, ऐसी संस्थाएं जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, उसका अकाउंटिंग हम लोग सीखेंगे। और जीरो लेवल से हाई लेवल तक अकाउंटिंग इसके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग कोई भी रटने वाला काम नहीं करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सीखने वाले हैं। यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम जीरो लेवल से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। दूसरा हमारा है बैलेंस्ड प्रिपरेशन। बाबू सबसे जरूरी है, यदि बिजनेस हम लोग करते हैं तो बिजनेस का एक पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना, और हो सकता है बिजनेस के अंदर ये लॉस भी हो, लेकिन ये प्रॉफिट या लॉस हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें बनाना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या एक बड़े लेवल पे आप बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा हमारा आता है बैलेंस शीट, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप के केस में हो, पार्टनरशिप के केस में हो या कंपनी के केस में, हम लोग कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे, कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो बड़ी बड़ी कंपनी नोट टू अकाउंट बनाती है वो कैसे हम लोग सीखेंगे। डेप्रिसिएशन का शेड्यूल कैसे बनाया जाता है ये हम लोग सीखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है ये हम लोग सीखेंगे, और पूरे हम लोग जीरो लेवल से सीखने वाले हैं। बैंकिंग, जब आप कोई भी लोन फाइनेंस करवाने चाहते हैं तो बैंक का डिमांड रहता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड रिपोर्ट ये सब हमें बना के दीजिए। तो ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। तीसरा हमारा आता है बाबू इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर फाइलिंग। आईटीआर फाइलिंग तो ये लास्ट स्टेज है। सबसे पहले हम लोग टैक्स के बारे में समझेंगे। जो टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर अब आता है इनकम टैक्स। उसके इनकम टैक्स के 5 सोर्सेज होते हैं: इनकम फ्रॉम सेलिंग, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम पीजीपीपी। और जो ये चारों में फॉल नहीं करते हैं वो अदर सोर्सेज के अंदर आते हैं। तो सारे यानी उसके इनकम टैक्स के अंदर भी हम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। उसके जो भी हमारे कंप्लेंट्स है या रूल्स है या रेगुलेशन है वो भी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इसके अंदर आता है, तब आता है हमारा आईटीआर फाइलिंग। आईटीआर 1 किसके लिए जरूरत है, आईटीआर 2 किसके लिए जरूरत है, आईटीआर 3 किसके लिए जरूरत है, आईटीआर 4 किसके लिए जरूरत है, हमें आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 5 कैसे भरना है, ये सारे डिटेल हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सीखेंगे और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है बाबू जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न फाइलिंग। पहले तो जीएसटी वाले यानी इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक। क्योंकि आज के डेट में यदि देखा जाए तो अकाउंटिंग का काम उतना आसान नहीं रहा और अकाउंटिंग का काम उतना मुश्किल भी नहीं रहा। जो इंडस्ट्रियल जो हमारा ट्रेंड है, डिमांड है, वो मल्टीपल टास्किंग लड़का का रिक्वायरमेंट है जो हर काम कर सके। वो बुक कीपिंग का भी काम कर सके, वो बैंक रिकंसिलेशन का भी काम कर सके, वो बिल्स रिसेबल, ट्रेड रिसेबल का मैनेजमेंट भी कर सके, वो हमारे टीडीएस का भी काम कर सके, वो हमारे आईटीआर भी फाइलिंग कर सके, इम्प्लाई जो भी इम्प्लाई काम करते हैं उसका आईटीआर भी फाइलिंग हो सके, जीएसटी से संबंधित कंप्लेंट्स भी कर सके। यदि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और इस जॉब ओरिएंटेड कोर्स के माध्यम से आप कर लेते हैं तो आप सोच नहीं सकते हैं कि आप कितने आगे तक बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बाद टीडीएस और टैक्स कैलकुलेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न फाइलिंग के अंदर सबसे पहले हम लोग जीएसटी के बारे में समझेंगे कि जीएसटी है कितना,
कितने तरह के जीएसटी होते हैं, आईटीसी क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। उसके बाद हम लोग जब बात करते हैं सीजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, ये सब सारे डिटेल हम लोग समझेंगे और कब हमें आईटीसी मिलेगा या आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारा जब जीएसटी फाइलिंग का बात आता है तो जीएसटीआर 1 क्या है, जीएसटीआर 3B क्या है, जीएसटीआर 2A क्या है, जीएसटीआर 2B क्या है, हमारा जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 9 एनुअल फाइलिंग क्या है, सारे हम लोग इस कोर्स के अंदर समझने वाले हैं। इसलिए इस कोर्स का ड्यूरेशन हम 6 महीना रखे हैं, क्योंकि 6 महीना समय भी कम नहीं होता है और हमारा पढ़ने के लिए भी बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने के लिए है। यानी आप पिछले 5 साल में जो ग्रेजुएशन तक जिसका रिकवरी नहीं कर पाए थे, वो रिकवरी आप सिर्फ 6 महीना में कर पाएंगे और मार्केट में आप लगभग 3 साल 5 साल ज़्यादा अनुभव के साथ आप प्रवेश करेंगे। ये चीज़ हमारा गारंटी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बाबू, एक सीनियर अकाउंटेंट लेवल पे हमें MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS क्या है, इसके अंदर आता है जो हमें बजटेड रिपोर्ट भी तैयार करना पड़ता है, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ता है, बजटेड हमारा बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है। ये सारे हम लोग डिटेल इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। टैली के बारे में, जो हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली विथ जीएसटी, यानी जीएसटी के साथ हम लोग उसका टैली में कैसे एंट्री करेंगे, टीडीएस के साथ टैली में कैसे एंट्री करेंगे, यदि पेरोल जो एम्प्लॉय से संबंधित जो सैलरी हम लोग पेमेंट करते हैं, ईएसआई पीएफ, ये सब हम लोग सारे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। और टैली के अंदर उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, यानी पेरोल कैसे मेंटेन करेंगे, ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। एम्प्लॉय का लेजर कैसे किया जाएगा, डीए का किसके अंदर डालेंगे, ये सारे हम लोग समझने वाले हैं। इसके बाद एक्सेल इन ई इनवॉइस और ई बिल के बारे में समझेंगे। जो आप समझते ही हैं, जो कोई भी ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे स्थान तक हम यदि सामान ले जाते हैं तो हमें ई इनवॉइस की जरूरत है, ये लोग भी हम लोग ऑनलाइन बनाना सीखेंगे, उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। एक्सेल फॉर अकाउंटिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्सेल, तो हम लोग बहुत सारे की फंक्शन एक्सेल के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं और उसका अकाउंटिंग में क्या रोल है, कैसे बैलेंस शीट बनता है, कैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है। क्योंकि एक हमारा बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर है चाहे वो टैली है, वो हमें बना के दे देता है। लेकिन वहाँ से बाबू हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक्सेल में भी बनाना पड़ता है और उसके लिए हम ट्राई बैलेंस के साथ कैसे लिंक करेंगे, ये ऑटोमेटिक कैसे काम करेगा, उसको एआई से कैसे लिंक करेंगे, ये भी हम लोग समझने वाले हैं और पूरे डिटेल के साथ समझने वाले हैं। प्रैक्टिकल ऑफिस वर्क ट्रेनिंग, और ये आपको जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए पूरे ट्रेनिंग दिया जाएगा, कैसे आपको काम करना है, कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे इंटरव्यू नहीं, क्या क्या चीज़ बोलना है, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इस पे भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड प्रोफेशनल स्किल भी आपको इसके अंदर हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारा हुआ सिलेबस के अंदर। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो यदि आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और यदि आपका ग्रेजुएशन यानी कॉमर्स से आपने सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर इतना ताकत है कि वो अपने एक भी स्टूडेंट को अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होने देगा। लेकिन बाबू, सिर्फ सर्टिफिकेट से लेने से नहीं होता है, सर्टिफिकेट लेने से सिर्फ आप एलिजिबल हो जाएंगे, कैपेबल तभी होंगे जब आपके पास नॉलेज हो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में समझे, और आज हम लोग टॉपिक के बारे में अब समझते हैं। टॉपिक मेरा पहला टॉपिक है, जीरो लेवल से हम लोग अकाउंटिंग कैसे सीखें, क्योंकि सारा बेस किस पे डिपेंड होता है, अकाउंटिंग पे। क्योंकि जब तक हम लोग प्रॉपर इनकम नहीं निकालना सीखेंगे तब तक टैक्स का कंप्लेंस होगा ही नहीं। तो जरूरी है सबसे पहले हमें अकाउंटिंग समझना, अकाउंटिंग के बारीकी कॉन्सेप्ट को समझना। अकाउंटिंग अंदर अभी तक हम लोग रटे थे, अब रटने की जरूरत नहीं है, आपको 2-3 क्लास में ही पता चल जाएगा जो हम क्या पढ़ रहे थे और जॉब ओरिएंटेड कोर्स करने के बाद हमें क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की क्लासेस, बेसिक टू एडवांस अकाउंटिंग। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात जब हम करें तो एक वर्ड जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा की वर्ड है हमारा बेसिक अकाउंटिंग के लिए।
क्योंकि इस बिजनेस ट्रांजेक्शन के ही आगे हम लोग तोड़ तोड़ के नया नया चीज लाएंगे और उसको हम लोग डिटेल समझेंगे। तो सबसे पहले यही समझते हैं जो बिजनेस ट्रांजेक्शन का जन्म कैसे हुआ, ये वर्ड आया कहाँ से। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पहले डिटेल डिस्कशन करते हैं। पहले ही बताएं, जो आप यदि कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो टेंशन लेने की जरूरत कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। हम जीरो लेवल से बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन वर्ड आया कहाँ से। तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो कॉमर्स, एक बार बताइए बाबू, कॉमर्स का हिंदी क्या होता है? वाणिज्य। आप लोग जानते ही होंगे कॉमर्स का हिंदी क्या होता है? वाणिज्य। किससे संबंधित होता है? तो ये बिजनेस से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? बिजनेस से। जब हम बात करें, जो कॉमर्स का हिंदी होता है वाणिज्य और ये बिजनेस से संबंधित होता है। और एक जब हम बड़े लेवल की बात करें तो सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज की बात करते हैं। एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज की बात करते हैं। अब इस बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर दो वर्ड आते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक मैन्युफैक्चरिंग आता है और दूसरा हमारा बाबू कॉमर्स आता है। कॉमर्स, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो या कॉमर्स एक्टिविटी हो, उस दोनों को हम लोग क्या नाम देते हैं? बिजनेस एक्टिविटी। यानी उस बिजनेस एक्टिविटीज का, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग यानी सामान बनाए और उसके बाद हम बेचते हैं, कॉमर्स के अंदर आता है बाबू, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर जब फैक्ट्री के अंदर सामान बन के तैयार हो जाता है और वो सामान गोडाउन में चला जाता है, तो ये एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। लेकिन गोदाम से लेके उस सामान के अंतिम उपभोक्ता, यानी मोबाइल का देखा जाए तो मोबाइल जहां पे बना होगा, जिस फैक्ट्री के अंदर बना होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर आया होगा। एक दिन में हजारों लाखों मोबाइल वो प्रोडक्ट बनते होंगे और वो कहाँ पे रखा होगा? गोदाम के अंदर। तो वो आया मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर। अब वो गोदाम से लेके आप तक पहुंचने में जो भी संसाधन यूज होते हैं, वो संसाधन किसके अंदर आता है? कॉमर्स के अंदर आता है। तो कह सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी के अंदर दो एक्टिविटी और होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक कॉमर्स। चाहे वो आप कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो या कॉमर्स एक्टिविटी हो, मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना। मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। हो सकता है प्रॉफिट ना हो तो हमारे पास क्या हो? लॉस आए। अब ये प्रॉफिट या लॉस कैसे पता चलेगा जो हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है या इतना लॉस हुआ है? तो बाबू, इस बिजनेस के अंदर एक ट्रांजेक्शन होते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही वर्ड अच्छा है, ट्रांजेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं लेन देन। यानी लेना है तो देना है, लेन देन, लेना है तो देना है। लेकिन बाबू ये बिजनेस के अंदर होता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी व्यापारिक लेन देन। ये बहुत ही जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब हम लोग आगे बात करेंगे आगे की क्लासेस के अंदर, जो अकाउंटिंग स्टेप या अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बताइए। इंटरव्यू के अंदर बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कितने तरह के अकाउंटिंग साइकिल है या अकाउंटिंग स्टेप है या अकाउंटिंग प्रोसेस है। तो पहला स्टेप जो हमारा काम होता है अकाउंटिंग अंतर, वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन को पहले पहचानना। क्यों? क्योंकि बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। हो सकता है मालिक या स्टाफ के द्वारा अपना घर का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल किस पे थोप दिया हो? बिजनेस पे। बिजनेस को खर्चा दे दिया हो, तो तुम्हारा ये खर्चा है। बिजनेस अलग है, मालिक अलग है।
मालिक अपना पर्सनल रूम में रहते हैं, उसका रेंट देते हैं, और वो रेंट किसको दिखा दिया गया, बिजनेस के ऊपर दिखा दिया गया। तो बाबू ये हमें पहचानना पड़ेगा, ये बिजनेस से संबंधित ट्रांजेक्शन है, ये पर्सनल संबंधित ट्रांजेक्शन है। यदि बिजनेस से संबंधित ट्रांजेक्शन होगा तभी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, यानी उस बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और ये रिकॉर्ड किसमें होना चाहिए, मोनेटरी टर्म में। किसमें होना चाहिए, मोनेटरी टर्म्स में, यानी पैसे में। जिस बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड पैसे में आकलन नहीं कर सकते हैं, यानी पैसे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और इसी को सिंपल भाषा में हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं, अकाउंटिंग इस बोलते हैं। और उसको आगे एक नाम से और हम लोग जानते हैं, और वो नाम उसको हमारा होता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी व्यापार की भाषा। तो अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है, बिजनेस की एक अपना भाषा है, और उनको उसी भाषा के रूप में हमें समझना है। जैसे हम आपके सामने में हिंदी बोल रहे हैं, यह क्या है, एक लैंग्वेज है। तो मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ आपको उसको समझ में आ रहा होगा। यदि मैं मैथिली में बोलूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं इंग्लिश में बोलूँ तो आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह से अकाउंटिंग भी एक भाषा है, लेकिन ये भाषा बिजनेस की भाषा है, और उसको उसी रूप में हमें समझना है। और जब हम समझ जाएंगे उसके भाषा के रूप में, तो मुझे बहुत मजा आने वाला है अकाउंटिंग के अंदर। तो एक वर्ड आप लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में समझ गए, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहाँ आया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है क्या। बिजनेस ट्रांजैक्शन इट मीन्स ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मतलब पहले ही बताए थे, जिस ट्रांजैक्शन का हम पैसे में आकलन नहीं कर सकते हैं, पैसे में मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, उस ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वाटर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी प्याज के बदले में आप आलू ले लिए, आलू दे दिए प्याज ले लिए, कलम दे दिए पेन दे दिए उनसे बुक ले लिए, ये कौन सा है, वस्तु विनिमय प्रणाली है। और ये वस्तु विनिमय प्रणाली है। क्या ऐसे ट्रांजैक्शन को हम पैसे में आकलन किए हैं, नहीं किए हैं। तो यदि ऐसा ट्रांजैक्शन है तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके कोई कस्टमर से बहस हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, लेन देन तो हुआ, वो भी दो बात बोले, आप भी दो बात बोले, बिजनेस के अंदर भी आपके शॉप पे ही आए थे, दुकान पे ही आए थे। अब बातों का आदान प्रदान हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, लेन देन हुआ, वो भी दो गाली दिए, आप भी दो गाली दे दिए, वो भी आपको दो बात बोला, आप भी दो बात बोल दिए। देखिए एक बात बताइए, ये भी बिजनेस के अंदर ही ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका पैसे में मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। यदि पैसे में मेजरमेंट कर सकते थे तो उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इट मीन्स ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब पैसे में, पैसे से संबंधित लेन देन है, इंटर्ड इनटू बाय टू पार्टी। कितना पार्टीज होना चाहिए इसके अंदर, दो पार्टी होना चाहिए, दो पार्टी। ट्रांजैक्शन का मतलब ही होता है लेना है तो देना है, एक लेने वाला होगा और एक देने वाला होगा। तो कोई भी ट्रांजैक्शन यदि वर्ड आएगा तो उसके अंदर कितना पार्टी होना चाहिए, दो पार्टी होना चाहिए। एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और किस में व्यक्त होना चाहिए, ये पैसे में व्यक्त होना चाहिए। तो जब तक जिस ट्रांजैक्शन का हम पैसे में मेजरमेंट नहीं करेंगे उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पहला। दूसरा, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ये पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। बिजनेस से संबंधित रेंट पेमेंट होना चाहिए, बिजनेस से संबंधित आप उधार लिए हैं तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जो आप पर्सनल लोन ले लिया, आप जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं आप वो बिजनेस का खर्चा मान लीजिए, आप बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एज ए ऑडिटर के रूप में आप जाएंगे किसी भी कंपनी के ऑडिट करने के लिए, तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि जो भी एक्सपेंसेस या इनकम रिकॉर्ड हुआ है वो बिजनेस से संबंधित है या बिजनेस से संबंधित नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में। यदि देखा जाए तो परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स एक वर्ड आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है गुड्स।
गुड्स को हमें समझना बहुत जरूरी है। इसी ट्रांजैक्शन से एक वर्ड आया गुड्स और एक वर्ड आया परचेज, एक वर्ड आया सेल, फिर एक नया वर्ड यानी एक गुड्स, दूसरा परचेज, तीसरा सेल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेंट पेड, सैलरी पेड, मशीन परचेज, ईटीसी। ये सब क्या है बाबू? ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शन है और ये सारे पैसे में मेजरमेंट करेंगे। परचेज ऑफ गुड्स, मान लीजिए लिखे 5 लाख रुपया। सेल ऑफ गुड, कितने का सामान बेचे? तो मान लीजिए 3 लाख रुपए का। रेंट मेंट कितना किए? 10,000 रुपया। सैलरी पेड कितना किए? 50,000। मशीन परचेज कितना किए? 1 लाख रुपया। तो ये है बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसको हमने पैसे में मेजरमेंट कर दिए हैं। और उसमें दो पार्टी है, क्या बोलते हैं, जो दो पार्टी है, दो पक्ष हैं, ये हम लोग समझेंगे। जो दो पक्ष कैसे निकल रहा है, दोनों पक्षों को हमें रिकॉर्ड करना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर। सब बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंटर इनटू बाय टू पार्टीज एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, रेंट पेड, सैलरी पेड, मशीनरी परचेज, ईटीसी। अब सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आया गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है, एकदम डिटेल हम लोग समझने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक ये नहीं समझ में आता है जो गुड्स का मतलब क्या है। गुड्स का बाबू अकाउंटिंग भाषा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। देखिए गुड्स का मतलब है, गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ द ट्रेड, यानी वो फिजिकल आइटम होना चाहिए। फिजिकल आइटम का मतलब जिसको देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसको मूव कर सकते हैं या नहीं, लेकिन उसको जिसको सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड फिजिकल आइटम। तो गुड्स हमेशा क्या होना चाहिए? फिजिकल आइटम। और सिंपल भाषा में यदि रखा जाए तो जब बिजनेसमैन जिस चीज में वो खरीद और बिक्री करता है वही चीज उसका गुड्स कहलाता है, लेकिन वो फिजिकल आइटम होना चाहिए। अब गुड्स की परिभाषा क्या हुआ? तो जिस चीज को आप यदि खरीदे हैं और वो सामान यदि आपको बेचना है, जिस चीज को आप यदि बना रहे हैं, यदि वो बेचने के पर्पज से बना रहे हैं, तब अदरवाइज गुड्स होगा, गुड्स होगा। अदरवाइज ये क्या होगा, हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। मान लीजिए बाबू, यदि हमने मोबाइल खरीदा बेचने के पर्पज से, मैं खरीदा क्योंकि मैं इसी का दुकानदार हूँ, खरीदना है बेचना है, तो ये मोबाइल मेरे लिए गुड्स है। लेकिन यदि मोबाइल मैं बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा, उस मोबाइल को मैं कस्टमर से को डीलिंग करूंगा, ऑफिस पर्पज से खरीदा, लेकिन मुझे बेचना नहीं है, तो एक चीज आज के क्लासेस में आपको समझ में आना चाहिए, ये गुड्स नहीं है तो है क्या? तो फिर आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। हमें जीरो लेवल से समझना है। आप लोग जो कुछ भी पढ़े हैं आप पूरे उसको भुला दीजिए। क्या चीज पढ़े थे, नहीं पढ़ने, कुछ भी नहीं, जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। यदि कोई एक, मान लीजिए मैं फर्नीचर का दुकान कर रहा हूँ, मैं फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स है। लेकिन एक फर्नीचर पे मैं बैठ के काम कर रहा हूँ, स्टाफ चेयर पे बैठा है, टेबल पे मेरा लैपटॉप है, तो बाबू ये फर्नीचर मुझे बेचना नहीं है, तो ये फर्नीचर को हम गुड्स नहीं बोलेंगे। कोई बिल्डिंग बनाए हैं अपने पर्सनल रहने के लिए, तो वो फिर गुड्स नहीं है। कहने का मतलब गुड्स की परिभाषा है जिसमें, जिस चीज में हम बिजनेस करते हैं, जिसको खरीदना है और बेचना है, लेकिन वो फिजिकल आइटम होना चाहिए, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। लेकिन वो ऐसी बेचना नहीं है, चाहे वो फिजिकल आइटम ही हो, तो फिर वो गुड्स के श्रेणी में, बिजनेस के लैंग्वेज में गुड्स के श्रेणी में नहीं आने वाला है। अब आप लोग, आज आप लोग क्लासेस किए, ऑनलाइन माध्यम के या ऑफलाइन माध्यम से क्लासेस किए, आपके मम्मी पिताजी बोले तो चलो आप जॉब ओरिएंटेड कोर्स करने के लिए गए थे, क्या लेके आए, मुझे दिखाओ, कोई सामान परचेज करके लाए हैं कि नहीं, क्या दिए सर आपको, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए मैं कोई सामान परचेज करने के लिए नहीं गया था, कोई मैं मॉल नहीं गया था, मैं कोई दुकान नहीं गया था, जब मैं वहां से सामान परचेज करके लाता, मैं जॉब ओरिएंटेड कोर्स करने के लिए गया था। बाबू बताइए, मैं आपको कोई फिजिकल आइटम दिया हूँ? नहीं दिया हूँ, मैं आपको सर्विस दिया हूँ, आप मेरे से सर्विस ले रहे हैं, न कि कोई सामान परचेज कर रहे हैं। तो गुड्स का मीनिंग कोई दिक्कत, यदि कोई दिक्कत है तो जरूर आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, मुझे कॉल कीजिएगा। कहीं भी कंफ्यूजन हो, 6 महीने के अंदर की क्लासेस में कहीं भी रटना नहीं है, हर चीज का कॉन्सेप्ट है
और हम डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ आपसे बात करने वाले हैं। एक एक चीज पर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ डिस्कशन करने वाले हैं और हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि जॉब ओरिएंटेड कंप्लीट होने के बाद और आपका भी तन मन धन से परिश्रम करने के बाद, ऐसा नहीं है जो मैं पढ़ा दिया आप नहीं पढ़े, यदि पूरे सही से टाइम दे के यदि आप पढ़ लिए, ज्ञान प्राप्त कर लिए, तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसा नहीं है जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट से होने से रोक दे। आप 100% एम्प्लॉयमेंट होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होने से आपको कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता है। तो यदि आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ लेंगे तो आपका 100% जॉब पक्का है, आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकते हैं। ऐसा कोई भी ताकत नहीं है जो ये चीज होने से आपको रोके। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो अब गुड्स को क्लासिफाइड किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। गुड्स को कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे, तो ये आगे की क्लासेज में हम लोग डिटेल बात करेंगे। यहीं से एक जन्म आता है परचेज, यहीं से जन्म आएगा सेल, यहीं से गुड्स से ही निकल के आएगा परचेज रिटर्न, और गुड्स से ही निकल के आएगा सेल्स रिटर्न, और जो गुड्स साल के इनमें बच जाता है वहीं से निकल के आता है स्टॉक, और वही स्टॉक फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक और फिर ओपनिंग स्टॉक। तो चलिए, थैंक यू। हम लोग आगे की क्लास में फिर इसे आगे डिस्कशन करेंगे।